हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ फेसबुक पर लाइव जुड़ी हुई हूँ आपके साथ और उम्मीद करती हूँ सभी लोग अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज सोनीपत में रात के 8 बजे 3 सितंबर 2024 को बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और इस टाइम की बारिश जो है, जो लोग अपने घर बैठे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन देखिए, कोई चीज़ किसी के लिए फ़ायदेमंद है, किसी के लिए नुकसानदायक। जिनके सर पर छत नहीं है, जो लोग घर नहीं है जिनके पास, उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो किसानों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है इस मौसम की बरसात, क्योंकि ये बरसात खरीफ की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे ये सीख ले सकते हैं कि प्रकृति भी सबको एक साथ खुश नहीं कर सकती। तो इंसान की क्या ही बिसात है, इंसान की क्या ही औकात है। इसीलिए सबको खुश करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कितनी ही कोशिश करेंगे सब कभी खुश नहीं हो सकते। आपके हर काम से कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग दुखी होंगे। ये देखना चाहिए कि मेरे किसी काम से अगर समाज में कुछ बढ़ोतरी होती है, समाज को कोई फायदा मिलता है, सबसे पहले तो मेरा अपना फायदा हो। जैसे पढ़ाई, हर इंसान को ना ईश्वर ने कोई ना कोई कर्म दे रखा है और कर्म हर उम्र के अनुसार अलग अलग है। जैसे बचपन की बात करें तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है कि उसे एक अच्छा सेफ माहौल मुहैया कराएं, उसको प्रोवाइड कराएं। जब बच्चा 2-3 साल का है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे प्रायोरिटी पर, कि माँ बाप बच्चा फील करे कि मैं सेफ हैंड में हूँ। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर उसका कर्म अपने हिसाब से कि उसको खेलना कूदना है, फिर अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ वो बातचीत करना स्टार्ट करता है, फिर स्कूल जाता है, न जाने कितनी चीज़ें सीखता है। पढ़ाई उसका कर्म बन जाती है। फिर देखते 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 क्लासेस बढ़ती जाती हैं और बच्चे की उम्र भी बढ़ती जाती है। जब वो 12वीं पास करता है तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि अब क्या। उस अब क्या के अलग अलग आंसर्स होते हैं और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। तो उस अब क्या का आंसर बहुत लोग जो मुझे अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोग भी खोज रहे हैं। और कुछ लोग तो बस शौकिया क्लासेस देखते हैं। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है वो भी मैसेजेस करते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है नौकरी की, या हम ऑलरेडी नौकरी में हैं। कई रिटायर्ड लोग भी कि हम आपकी क्लासेस देखते हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ अगर कोई उम्र दराज इंसान मेरी क्लास देखता है और वो अगर कुछ भी सीख पाते हैं, तो या कुछ भी ज़िंदगी में उन्हें लगता है कि ये एक अच्छी बात हमने अपनी ज़िंदगी में और ऐड कर दी। चलिए, हमने शुरू किया था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना और एक टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता का। वहाँ से हमने स्टार्टिंग की। कल हमने मोटी मोटी बातचीत की थी कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी और सबसे पहला जो साइट जिस पर नज़र गई थी वो 1823 से 26 के बीच में काम हुआ। फिर 1853 से 56 के बीच में, लेकिन वो काम नहीं था, वो सिर्फ नोटिस में आई थी बात। सबसे पहले मेसन, उसके बाद चार्ल्स मेसन पहला आदमी था, उसके बाद कनिंघम जो आगे जाके फिर पुरातात्विक विभाग बनवाएंगे। 1861 में अंग्रेज़ों ने क्रांति के बाद तरीका बदला था। पहले हम लोग एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC के अधीन थे, लेकिन फिर हम लोग महारानी ब्रिटेन के अधीन हो गए। कनिंघम साहब एज इट इज़ हैं, वो पहले भी काम करते थे इसी तरीके के, अब फिर काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने डिपार्टमेंट बनवा दिया, जिसका फ़ायदा मिला आगे जाके जॉन मार्शल जैसे लोगों को, जो उसके अध्यक्ष बने, उसके हेड बने। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताया 1924 में कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता ने उस ज़माने के हिसाब से बहुत एडवांस चीज़ें निकली और जो 100% शहरी व्यवस्था थी। तो हज़ारों साल पुरानी उस मिट्टी के नीचे दबे हुए जो वो टीले निकल रहे थे, जो वो शहर के शहर स्ट्रक्चर निकल रहे थे, तो उनसे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद बहुत एडवांस्ड, बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके शहर बसाने वाले लोग एक ज़माने में भारत की इस बेल्ट में हुआ करते थे। और स्टार्टिंग क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थल के आसपास पहला जो जगह थी वो खोदी गई थी, इसलिए नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन फिर आगे बढ़ते गए तो कहा नहीं, ये सिर्फ हड़प्पा नहीं है, ये तो सिंधु घाटी के आसपास बहुत सारे शहर हैं। फिर कहा कि सिर्फ सिंधु भी नहीं है, आगे देखा तो सरस्वती जो इंडिया की मेन नदी है, आज हम कहते हैं सरस्वती एज सच विजिबल नहीं है, लेकिन हम आज की आधुनिक घग्गर को ही सरस्वती प्राचीन रूप में, आज नए रूप में घग्गर मान लेते हैं। तो उसके आसपास या सरस्वती के आसपास, तो हमने कहा भी किसका नाम, लेकिन तब तक फेमस हो गया था हड़प्पा और इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता। हमने देखा था कि किस तरीके से शहर 2 हिस्सों में बनाया जाता था, एक नीचे नदी के पास वाला इलाका और एक थोड़ा ऊंचा इलाका। जो इलाका ऊंचा था वो सेफ था,
छोटा था, वहाँ कम लोग रहा करते थे, और उसकी आउटर बाउंड्री वॉल सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए चार दीवारी, बाहर पकी हुई ईंट, अंदर कच्ची ईंट, जिसको परकोटा भी कहा जाता था, इससे बनी हुई थी। तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया जाता था। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे आज के बारे में कि कल मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई थी। एक स्नानागार बताया था कि इनकी सबसे जो फेमस चीज़ थी, जो आश्चर्य था, अजूबा था, वो इनका उस जमाने का स्विमिंग पूल है, अपने याद करने के लिए। अब स्नानागार हम याद करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्नानागार मतलब एक तरह का स्विमिंग पूल। और मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि कैसे सीढ़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में निकलती थी, और कैसे एक जो है उसमें एक पाइप इस तरह का बनाया गया था ताकि पानी को निकालने में, पानी की निकासी में दिक्कत ना आए। तो उस जमाने के शहरों के हिसाब से बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मानी गई थी ये। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, ये इतनी फेमस क्यों है, क्यों इसको आज तक पढ़ा और पढ़ाया जाता है, और इतने साल बीत गए, ये लोग मर चुके, अब इनका कोई भी ऐसा एज सच रोल भी नहीं है प्रेजेंट में। तो फिर इतने डिटेल में जब एक बच्चा 11 साल का है, छठी क्लास में, तो उसको हड़प्पा क्यों पढ़ाते हैं, और फिर वहाँ हड़प्पा खत्म नहीं करते हैं। उसके बाद अब देखिए 11वीं 12वीं में फिर से ये चीज़ें पढ़ते हैं बच्चे। फिर जब वो ग्रेजुएशन करते हैं अगर BA से, तो भी ये पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर आगे जाके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आते हैं तो भी। तो कोई चीज़ वेस्ट तो इतनी नहीं पढ़ाते होंगे, कहीं ना कोई कारण तो होगा। इन लोगों की सोच समझ का दायरा उस जमाने के हिसाब से बहुत विकसित था, और उनसे बहुत कुछ आज भी सीखा जा सकता है। जैसे टाउन प्लानिंग आज भी हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ अगर प्लानिंग से रास्ते बने हुए हैं, गलियाँ बनी हुई हैं, तो हमारी लाइफ ईजी है। और अगर बेतरतीब तरीके से किसी ने कहीं पे प्लॉट में कहीं भी गेट लगा लिया, कहीं से जा रहे हैं कहीं से आ रहे हैं, किसी ने प्लॉट अपना चारों तरफ से बंद कर दिया, या गली पतली कर दी, चौड़ी कर दी, तो फिर बड़ा दिक्कत, रोज की लाइफ बड़ी टफ हो जाती है। उस हिसाब से देखें तो हमेशा हर चीज़ की प्लानिंग करके जब चीज़ें बसाई जाती हैं, गलियों का ध्यान रखा जाता है, सड़कों का ध्यान रखा जाता है, मुख्य सड़क का ध्यान रखा जाता है, तो लाइफस्टाइल बहुत आसान हो जाता है। और इसी सीरीज में आज हम बातचीत करेंगे कि इन लोगों का, हड़प्पा सभ्यता का जीवन कैसा था। तो जीवन की जब बात करेंगे तो सबसे पहले बातचीत करते हैं कि इनका शहर, मैंने कल आपको एक आइडिया दिया था, देखो इस तरीके का, कि शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा बड़ा था, एक हिस्सा छोटा। बड़े हिस्से में ज्यादा जनसंख्या थी, और बड़े हिस्से की सेफ्टी सिक्योरिटी कंपैरेटिवली कम थी। इस हिस्से में कम जनसंख्या थी, इसको चार दीवारी से ऐसे परकोटा से, बाहर पकी ईंट, अंदर कच्ची ईंट, यहाँ पर ज्यादातर पुरोहित वर्ग था। हमें एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि हम लोग इनकी लिखी बातों को आज तक पढ़ नहीं पाए। इतिहास में तीन तरह का इतिहास का काल होता है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग मतलब बहुत पुराना, और एक होता है आद्य ऐतिहासिक, एक होता है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के बारे में लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को समझ नहीं थी, तो लिखित पढ़त कुछ नहीं है, बस आइडिया है कि ऐसा हुआ होगा। आबादी भी बहुत कम थी। आद्य ऐतिहासिक के लोगों ने लिखा, लेकिन हमें पढ़ना नहीं आता। ये उनकी कमी नहीं मानी जाएगी, ये हमारी कमी है कि आज AI के ज़माने में दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन आज भी हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम समझ नहीं पाए। कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर सकती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की जो लेखन शैली थी ना, वो आज तक हमारे पल्ले नहीं पड़ी कि लिखा क्या था। इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। और उसके बाद आएगा ऐतिहासिक, जो कि हम पढ़ के समझ गए, जिसमें कि वेदों का सबसे ऊंचा स्थान है, जिनको कि हम आगे जाके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वैदिक काल तो इसके बाद आएगा ना। तो हड़प्पा के लोग एडवांस से पढ़े लिखे थे, समझदार थे, लेकिन जो लिख गए वो हमें आज तक पता नहीं चला, और हम इसको भी सिर्फ एक आइडिया लगा के कि ऐसा होगा, सिर्फ इस बेसिस पर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पुरोहित वर्ग था, ऐसी उम्मीद करते हैं हम कि यहाँ पर ये लोग रहते होंगे। यहाँ जनता, आम जनता, जिनमें जुलाहे, सैनिक, कोई बहुत बड़ी सेना के साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी सैनिक रहे होंगे, किसान रहते होंगे, और जो व्यापारी होंगे वो लोग, या जो इस तरह का काम करते होंगे, कोई भी जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले या कपड़े बुनने वाले, तो वो सब लोग इस शहर के हिस्से में रहते होंगे। ये शहर का निचला हिस्सा है, ये ऊपर। इसकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा जगह पर दीवारें नहीं मिली, आउटर बाउंड्री यहाँ लगभग है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ना बच्चों अलग भी मिले। जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखो शहर है ये, मान लो ये एक शहर है दो हिस्सों में, तो अमूमन क्या था, पहला पिक्चर क्या है कि इसकी आउटर बाउंड्री है, लेकिन कुछ शहरों में पता है क्या मिला, कुछ शहरों में मिला कि इसकी आउटर बाउंड्री प्लस इसकी भी आउटर बाउंड्री, ऐसा भी स्ट्रक्चर मिला है। दूसरा स्ट्रक्चर मिला है, ये देखो दूसरा, कि एक शहर का हिस्सा, दूसरा शहर का हिस्सा, दोनों की एक ही बाउंड्री बना दी, ये एक ही बाउंड्री वॉल।
अब जैसे पिक्चर में देख लिया ना तो आपको याद करना आसान रहेगा, ये ढूंढना आपको है, ये आपका एक तरह से होमवर्क है कि कहाँ कहाँ की पिक्चर्स हैं। ये शहरों के नाम अलग अलग हैं। एक कॉमन पिक्चर क्या है, दो हिस्से, एक ऊपर वाला छोटे वाला सेफ है, उसको परकोटा या चार दीवारी से सेव कर दिया। लेकिन एक फिगर मैंने बनाया जिसमें कि दोनों को सेव कर दिया और दोनों की अलग अलग बाउंड्री की। एक फिगर मैंने बनाया जिसमें दोनों की सेम बाउंड्री की। इनके नाम पूछे जाएंगे आपसे कि एग्जाम में कौन सी पिक्चर किसकी है। ये पिक्चर वो नहीं बनाएंगे, ये तो पिक्चर तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाई। कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां तीसरी पिक्चर देखो, एक है दो है, किसी की भी आउटर बाउंड्री वॉल नहीं की, दोनों की बाउंड्री वॉल खाली कि मतलब जैसा नीचे वाला ऐसा ही ऊपर वाला। ऐसी भी पिक्चर्स हैं, मतलब ये भी कहीं कहीं पर था। और ये पीछे की तीन तो मैंने बना ही दी। इसका मतलब चार तरीके के शहर थे। एक कॉमन जिसमें ऊपर वाला छोटे वाले की बाउंड्री थी, दूसरा दोनों की बाउंड्री थी, तीसरा दोनों की कॉमन बाउंड्री थी, चौथा किसी की बाउंड्री नहीं थी। तो ये चार अलग अलग है और हर एक की साइड्स के नाम भी अलग अलग हैं। तो ये आपका काम रहेगा, इन तीनों साइड्स के नाम ढूंढना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब था क्या, इनको आज तक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ा सिस्टम से इनका समाज चलता था और इन लोगों के रहन सहन खान पान की हमें जानकारी मिली सारी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस जमाने का समाज कैसा था। जब भी किसी टाइम में किसी समाज की बात की जाती है तो समाज में सबसे पहली जो स्थिति होती है ना, वो होती है कि उस समाज की औरतों की क्या स्थिति है। किसी भी समाज के प्रोग्रेसिव अप्रोच के हैं, पिछड़े हुए हैं, ठीक ठीक से हैं, ये पता लगाना हो ना, तो आप उस समाज की औरतों की स्थिति को देख लीजिए। अब जैसे जहाँ औरतों को बहुत दबाया जाता है, जहाँ औरतों को अधिकार नहीं दिए जाते, इसका मतलब वो प्रोग्रेसिव अप्रोच के हैं ही नहीं, वो पिछड़े हुए हैं। हो सकता है वो धनी हो, पैसे वाले हों, लेकिन औरतों की घर परिवार समाज में जो इज्जत है ना, इससे पता चलता है कि वो जमाना कैसा था। आज भी ऐसा ही है। जिन घर परिवारों में औरतों की इज्जत है, आप देखिए ज्यादातर वो लोग आम जनता से थोड़े से ऊपर की स्टेज पर है। जैसे आज भी जहाँ बेटियों को पैदा होते ही बोझ नहीं मानते, आज भी जहाँ अपनी बेटियों पे लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, बेटे के बराबर बेटी को बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं, हर उस तरह की सुविधा उनको देना चाहते हैं जो बेटों को मुहैया है, तो आप पाएंगे कि वो पिता वो माँ थोड़े से अलग हैं बाकी जनसंख्या से। मैं ये स्पेशली इंडिया की बात करें क्योंकि हम हड़प्पा को इंडिया से जोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात ना करें। आज भी ऐसा है तो तब भी तो ऐसा रहा होगा ना। लेकिन आज अगर देखें, धीरे धीरे पेरेंट्स की अप्रोच बदल गई। अब सभी पेरेंट्स अपनी बेटियों को पढ़ाने लग गए, लगभग में। हाँ, कुछ लोग अभी भी होंगे जिनको बेटी पैदा होती दुख मनाते होंगे और जो है पढ़ाई में सोचते होंगे कि अगर दो बच्चे हैं तो बेटे पे पैसा खर्च कर दें, बेटी पे ना खर्च करें। कुछ तो इतने लालची भी होंगे कि बेटी जो है ना पढ़ानी पड़े ढंग के स्कूल में और बस अपनी यंग सी एज में इसको विदा करो और फिर वापस लाने का नाम भी मत लो। तो जो घर परिवार की जैसी अप्रोच होती है ना, वैसे ही उसका स्तर होता है। इस टाइम की सब लोगों की अप्रोच बहुत पॉजिटिव थी और पूरे का पूरा समाज जब बात करते हैं तो सबसे पहली स्थिति बात करेंगे हम स्त्री की। औरतों की क्या हालत थी, तो औरतों की इस चीज से तुम आइडिया लगाओ कि सत्ता थी मातृसत्तात्मक। इस मातृ का मतलब सिर्फ माँ नहीं है, यहाँ माँ का मतलब है सभी औरतों की। तो जैसे आज अगर हम देखें तो इंडियन कल्चर पितृसत्तात्मक है। बच्चे के नाम के आगे सरनेम हमेशा पिता के नाम का लगता है, माँ का सरनेम बच्चों के नाम के आगे नहीं लगता। अब तक तो ये था कि औरतें भी क्योंकि कमाती नहीं थी तो अपना सरनेम अपने पति वाला रख लेती थी, पर क्योंकि अब धीरे धीरे समाज बदला, लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, उनकी 10th क्लास की मार्कशीट पर, उनकी 12th क्लास की मार्कशीट पर, उनकी डिग्रीज पर उनका वो नाम छपा होता है जो उनके फादर ने दिया, और आगे जाके वो जॉब्स भी करती हैं। तो वो अपने नाम को, अपनी आइडेंटिटी को बदलना नहीं चाहती। बहुत अच्छी बात है ये। जो नाम आपके फादर ने दिया है वो आपकी शान है और आपको प्राउड फील करना चाहिए। अब तो नौकरियों ने, 10th 12th के सर्टिफिकेट्स ने, ये चीज़ें, क्योंकि आप उसके बाद कहीं पासपोर्ट बनवाने जाएंगे, आपका नाम उसमें कुछ है, उसमें तो बड़ी दिक्कत आती है। पहले कहीं किसी को नौकरी करने जाना नहीं था तो उस टाइम पे क्या था कि जो पति का सरनेम है वही पत्नी का सरनेम। उसने कौन सा कोई नौकरी करनी थी, कोई उसकी 10वीं की मार्कशीट, लगभग भैया अनपढ़ लोग हुआ करते थे, जरूरत नहीं थी। जैसा समाज वैसी जरूरतें। अब आज समाज को बदलना पड़ा क्योंकि जरूरतें बदली। अब आज कोई भी बेटी जब 10th क्लास में एक नाम उसका बन गया, 12th में नाम बन गया, ग्रेजुएशन में नाम बन गया, पीजी में नाम बन गया, तो वो जब जॉब में जाएगी तो उसके सर्टिफिकेट्स में वही तो नाम लिखा जाएगा ना। कुछ जाहिल लोग हैं जिनकी समझ में बात नहीं आएगी, बाकी पढ़ा लिखा समाज इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। और उस टाइम पर देखो मैंने क्या लिखा है, मातृसत्तात्मक, यानी औरतों की स्थिति समाज में बहुत ज्यादा अच्छी थी। जिस परिवार में औरतों की स्थिति अच्छी हो, जिस समाज में औरतों की स्थिति अच्छी हो, हमेशा माना जाता है कि वो समाज, वो परिवार ऊपर है। उसको जब मापा जाएगा ना कि भैया इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसको हमेशा ऊपर माना जाएगा। अब मातृसत्तात्मक समाज ये
एक एग्जाम्पल है कि हमारा देश बहुत एडवांस था। अप्रोच अगर मातृसत्तात्मक थी तो बहुत बड़ी बात थी। आज ऐसा नहीं है, आज पितृसत्तात्मक समाज है। धीरे धीरे बराबरी आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने भी एग्जाम्पल दिया कि भाई बच्चे के नाम के पीछे जो लिखा जाएगा सरनेम वो फादर का है। ये सत्ता की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। ठीक है, मातृसत्तात्मक समाज था, यानी औरतों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी, पहली चीज। अच्छा, जो ये मातृसत्तात्मक है ना, इंडिया तो आज भी हम देखें तो भारत को हम भारत को पिता नहीं मानते ना, इंडिया को हम अपनी कंट्री को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। ये लॉजिक भी तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है, किसी भी कंट्री को माँ के रूप में देखना, ये कहाँ से आया? इसके पीछे सिर्फ हम नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे सिर्फ इंडिया ही ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमसे बहुत पहले भी, भारत से पहले भी बाहर यूरोप में भी अपने देश को माँ के रूप में देखने की शुरुआत हो गई थी। आपने अगर सुने हो दो बड़े बड़े नाम, एक तो क्लास 10th की एनसीईआरटी का टॉपिक है ये, जर्मनी का नाम सबने सुना होगा, और फ्रांस का नाम भी सबने सुना होगा। पेरिस में अभी पैरालंपिक्स में आज हमारे सुमित आंतल को गोल्ड मिल गया जेवलिन थ्रो में, हमारे लिए प्राउड की बात है। और पिछली बार भी उनको गोल्ड मिला था, तो लगातार पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड उन्होंने उठा लिए। ये कितने ज़्यादा प्राउड की बात है कि एक ऐसा लड़का जिसका कि 10वीं 12वीं क्लास में एक्सीडेंट में पैर में इशू आ गया था, बाइक से वो ट्रैक्टर से कोई टक्कर वक्कर हो गई थी, पैर में गड़बड़ हो गई थी, और एक बार तो सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन फिर दोबारा से उठे कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, और बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। फादर भी नहीं थे, बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन छोटी सी जमा पूंजी से अपने घर की से उन्होंने अपने लिए जैवलिन खरीदा, और धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते करते, क्योंकि मेहनत तो एक दिन चमकती है, सामने आती है। आज क्या, आज से 4 साल पहले भी एक चमकता सितारा हमारे सामने था, सुमित आंतल। प्राउड की बात है कि इंडियन है, और मेरे लिए प्राउड की बात इसलिए भी क्योंकि सोनीपत के पास के खेवड़ा गांव के हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई गांव से निकला नॉर्मल सा लड़का या कोई भी लड़की, जिसको कि दुनिया एक टाइम पर ये कहती है कि भैया तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, वो मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और अपने नाम को, अपने देश के नाम को, कितनी प्राउड की बात है जब वहाँ तिरंगा सबसे ऊपर जाता है, जब राष्ट्रगान बजता है, तो किसी भी खिलाड़ी के लिए वो मोमेंट जो है ना, उसको जीना भर ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उस चीज़ में हम अपने आप को प्राउड फील करें कि सुमित आंतल के झोली में, इनफैक्ट भारत की झोली में, वो गोल्ड ले आए। तो जेवलिन थ्रो में लगातार दूसरी बार उनका दूसरे ओलंपिक में गोल्ड है। पीछे टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, 2020 वाला हुआ था 21 में, वहां भी उन्होंने गोल्ड उठाया था। महिंद्रा वालों ने तब उनको गाड़ी दी थी, और वो गाड़ी, 2 गाड़ियां उन्होंने स्पेशल निकाली थी, जिसपे उन्होंने जो अपनी गाड़ी का नंबर था ना 700, वो गोल्डन प्लेटेड बनवाया था 700। वो 2 गाड़ियां स्पेशल निकली थी, और एक तो नीरज चोपड़ा को दी गई थी क्योंकि वो भी गोल्ड लेकर आए थे। इस बार तो खैर वो सिल्वर में रह गए, कोई बात नहीं, हर आदमी अपना बेस्ट करता है, कोई कोई दिन भी आपके पक्ष में और विपक्ष में होता है, और इस बार फिर से सुमित आंतल ने गजब कर दिया, गोल्ड उठा लिया। चलिए वापस आते हैं। तो जर्मनी की हम बात कर रहे थे, फ्रांस की, पेरिस की बात कर रहे थे। जर्मनी ने भी ना अपने लोगों के मन में देश प्रेम को जगाने के लिए, देश प्रेम ना एक ऐसा आइडिया है जिसको आप फील नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, फील कराने के लिए ना आपको देश को एक पिक्चर में बनाना पड़ेगा, ताकि इंसान जैसे हम आंख बंद करें, हमारे दिमाग में एक भारत माता आती है, जिसने कि वो साड़ी तिरंगे के रूप में पहनी हुई है, उनके हाथ में एक जो है त्रिशूल है, और वो एक मतलब जैसे एक ताकत का प्रतीक है। तो हमारे दिमाग में भारत माता एक बड़ी पॉजिटिव पिक्चर है। वो पिक्चर ऐसे ही नहीं है, वो बनाई गई है। भारत माता की पिक्चर जो सबसे पहले बनाई थी ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर के फैमिली में थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ड्रॉ की थी। और वो भारत माता बिल्कुल अलग थी, केसरिया से कपड़े लिपटे हुए थे, और आज भी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में वो पिक्चर है, और उसके नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि भारत माँ की जो सबसे पहली पेंटिंग थी जो फेमस हुई, वो किसने बनाई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली में थे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो जर्मनी ने अपनी जो पिक्चर बनाई ना, वो जर्मेनिया कहलाई, जर्मेनिया। और फ्रांस ने जो बनाई वो मेरियाने, मेरियाने। ये 2 औरतों की एक तरह से प्रतिमूर्ति थी, और वो औरतें देख के लोगों को लगता था कि नहीं, ये देश की मूर्ति, जैसे हमें भारत माता लगती है कि हमें इसकी रक्षा करनी है। तो वो देश प्रेम धीरे 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 लोगों के मन में छा गया। अब ये देश प्रेम ही आगे जाके, हम अगर अपने आप की बात करें तो वापस चलते हैं, हम मातृसत्तात्मक, इसलिए आज तक हम भारत को माँ का दर्जा देते हैं। ठीक है, औरतों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, और हर चीज़ में औरतों को आगे रखा जाता था। घर की बनावट के प्रकार से भी लगता है कि औरतों की बड़ी केयर की जाती थी, क्योंकि औरतों
की इज्जत का ध्यान रखते हुए घर की एंट्री जो थी ना ऐसे खुली नहीं थी। घर की एंट्री पर भी कोई आदमी एंटर करेगा तो पहले दीवार होती थी, ताकि घर वालों को पता चल जाए कि घर में कोई आ रहा है। तो घर की जो बहन बेटियां बहुएं हैं वो थोड़ा सा अपना, जैसे एक होता है ना, एक अदब होता है, एक इज्जत होती है इंसान की, जो भी रहन सहन का कल्चर का पार्ट था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा समय मिल जाए किसी भी इंसान को। तो वो कहीं ना कहीं हमारा आइडिया है कि शायद औरतों की इज्जत को ध्यान में रख के ही घर की एंट्री, हर एक घर में वो दीवार हुआ करती थी एंट्री पर, ऐसा नहीं कि ऊपर तक की, लेकिन 5, 5.5, 6 फुट की, कि जैसे ही कोई एंटर हो उसे घर की बहू बेटियां या इस तरह की, वो पर्दे में नहीं थी, रहन सहन उनका बढ़िया था। लेकिन आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, लाइट चली गई है, बारिश बहुत ज़्यादा है। तो ये औरतों की हम बात कर रहे थे। स्त्रियों की बात हुई, अब बात करते हैं कल्चर की। जब भी बात हो तो इसमें खान पान भी आता है, आभूषण भी आते हैं, वेशभूषा भी आती है। तो औरतों के बात के बाद हम बात करें, क्योंकि अन्नपूर्णा औरत है, खान पान की बात करते हैं। इस टाइम के कल्चर में लोग जो भी खाते पीते थे, बहुत बड़ी तादाद में चीज़ें मिली हैं। लेकिन अगर कहीं मेजर फसलें, तो यहाँ हम 9 का नाम लेंगे। उन 9 में सबसे पहले बात करेंगे जो आटे के रूप में इस्तेमाल करते थे, आज भी बहुत पौष्टिक माना जाता है, जौ और गेहूं। गेहूं को धीरे धीरे हम लोग अब आजकल पढ़ रहे हैं, साइंटिफिकली मेडिकल उसमें ये प्रूव कर दिया गया कि गेहूं बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। गेहूं जो है वो बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं है। जौ और जो बाकी आटा है, जैसे जौ का आटा हो गया, ज्वार का हो गया, ये रागी का हो गया, बाजरा है, ये बेस्ट है। तो उस टाइम पर भी गेहूं का उत्पादन था, जौ प्रायोरिटी पर रखते थे लोग, ठीक है। ये दोनों फसलें। इसके बाद दूसरा, अगर हम फलों की बात करें तो फलों में उस टाइम पर भी खरबूजा था और तरबूज था, तरबूज, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कपड़ों की तो कपास, क्योंकि खेती का ही पार्ट है वो भी, कपास पैदा किया जाता था। अगर हम बात करें सब्जियों की तो बहुत सारी मिले साक्ष्य, लेकिन मटर के साक्ष्य काफ़ी ज़्यादा मिले। और अगर बात करें इसके अलावा तो तिल की, सरसों और राई, अगर आप इनको गिनेंगे तो ये 9 निकलेंगी। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये प्रमुख फसलें हैं। और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। इनमें देखो 2 आटे, इनको याद करने का ट्रिक क्या है, 2 आटे से जोड़ लो भाई, आज भी तो आटा खाते हैं लोग, जौ का और गेहूं का। 2 फलों को याद कर लो, खरबूजा और तरबूज। उसके बाद याद कर लो कपड़े पहनने के लिए कपास, कपास के कपड़े भाई, कॉटन क्लोथ्स। अच्छा सोचो इसको, इन चारों को याद करने का तरीका ये सोचो, किसी ने मटर की सब्जी बनाई, उसने थोड़ा सा तिल का तेल डाला, तिल का तेल निकलता है ना, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, उसमें थोड़े से दाने राई के डाल दिए, राई में छोंक लगाते हैं, राई के डाले और फिर उसमें मटर डाल दी, तो एक बढ़िया सी सब्जी बन गई। ऐसा तुम सोच लोगे ताकि तुम्हें हेल्प मिले, तुम एग्जाम में भूलो ना, वरना तुम रट्टा मार के बेटा भूल जाते हैं। 2 चीजें जिनसे आटा बना, गेहूं और जौ, जौ पहली प्रायोरिटी पर, देन गेहूं। 2 फल खरबूजा और तरबूज। फिर कपड़े पहनने में कपास का इस्तेमाल किया। सब्जी तैयार करनी है तो पहले तेल डालना है। तेल किस किस चीज़ का डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे और सरसों के साथ साथ तिल का तेल डालेंगे। उसमें थोड़ा सा तड़का डालेंगे राई का, राई के छोटे छोटे दानों का, और उसमें फिर मटर डाल देंगे तो हमारी सब्जी तैयार। ये ट्रिक है ताकि आप भूलें ना। 9 फसलें प्रमुख, इसके अलावा बहुत सारी फसलें हैं पर मुख्य रूप से ये पाई गई, ठीक है। तो खान पान हो गया। इस खान पान के साथ साथ ये लोग शाकाहारी भी थे। शाकाहारी तो मैंने सामने एग्जाम्पल लिखी दिया, ये सब शाकाहारी तो है, कपास को हटा दो बाकी सब शाकाहार है। और इसके अलावा इस टाइम के लोग मांसाहारी भी थे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मांसाहारी लोग अब बने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इतिहास को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ना तो आप पाएंगे मांसाहार तो बहुत पहले से था। ये कोई आज की चीज़ नहीं है कि मांसाहार आज ही आया है। आप किसी भी काल को उठा के पढ़िए, मांसाहार हमेशा से था, क्योंकि धरती पे जो चक्र था ना उसमें मांसाहार बहुत पहले से, सिर्फ इंसान नहीं, जैसे इंसान की उत्पत्ति जब से हुई और बाद तक आप देखेंगे तो हाँ, ये बीच में जो वैदिक काल था उसमें गायों की संख्या बढ़ाना टारगेट बना दिया था, क्योंकि गाय को लोग घर में पालतू पशु के रूप में, और ये कि भाई गाय से दूध और फिर अगली जो है गौवंश बढ़ेगा, तो गायों के आगे अघन्या शब्द वैदिक काल में लिखा जाने लगा, मतलब बोला जाने लगा कि न वध करने योग्य। अदरवाइज उससे पहले आप देखेंगे तो मांसाहार का खूब प्रचलन था। तो शाकाहारी लोग भी थे और मांसाहारी तुम्हें कैसे पता, क्योंकि जहां जहां हड़प्पा के घर मिले उन घरों में किचन भी तो मिला, रसोई घर भी मिला। उस रसोई घर के आसपास जब हटा के मिट्टी निकाला गया ना तो वहां कांटे मिले। किस चीज
चीज़ के? मछली के। मछली जब भी खाई जाएगी तो मछली की अधिकतर प्रजातियों में कांटे मिलते हैं। इससे क्या पता चला? हड्डियां मिली। जैसे किसी ने जो भी चीज़ खाई होगी उसकी हड्डी अपने किचन के आसपास, हड्डी के दबे होने का मतलब यहाँ खान पान में इनका इस्तेमाल होता था। तो ये लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। 9 प्रमुख फसलें हैं, 2 आटे वाली, और तेल और सब्जी को हमने याद कर लिया कि किस किस चीज़ में, तिल के तेल में, सरसों के तेल में, थोड़ी सी राई डाल के मटर हमने बना दी। 4 सब्जी, 4 तो ये हो गए। कपास के कपड़े पहन लिए 5, 2 सब्जी, 2 आटे वाले जौ और गेहूं, और 2 फल खरबूज और तरबूज। हो गया याद ये, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ इनका खान पान। हमने औरतों की स्थिति देखी, क्योंकि औरत अन्नपूर्णा है, हमने किचन का हाल देखा। अब बात करते हैं कि ये लोग रहते कैसे थे। रहने में आता है ये पहनते ओढ़ते क्या थे? आभूषण। इंसान का गहना कभी से ही रहा है और इंसान को शौक भी रहा है। जैसे आभूषण के तौर पे उस जमाने में आज की तरह ना सोसाइटी बिल्कुल आज की जैसी थी, बस चीज़ें ऐसी नहीं थी, थोड़ी सी अलग थी। जैसे आज भी धरती पर इंडिया में अगर हम बात करें तो 3 तरह का आपको लोग मिलेंगे, एक गरीब, एक एवरेज मिडिल क्लास और एक अमीर। तब भी ऐसा ही था, पुरोहित वर्ग अमीर था, गरीब भी थे जो लोग बहुत लोअर लेवल के मजदूर थे, और शायद दास रहे होंगे। अब शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लिख तो हमें पढ़ना नहीं आया, तो मजदूर टाइप के जो कैटेगरी के जो लोग थे वो लोग गरीब रहे होंगे। और एवरेज में आते थे किसान, सैनिक, जुलाहे, व्यापारी, जितने भी लोग, कोई कढ़ाई करता था, कोई कपड़े बनाता था, तो ये सब लोग एवरेज क्लास कहलाती थी। बहुत गरीब, बहुत इस तरह के लोग ज़्यादा नहीं थे। एक्चुअल में तो आबादी बहुत कम थी, तो सब लोग कमाते थे और खाते थे, ठीक है। ये था इनका आभूषण की बात करें तो इस आभूषण को इस कैटेगरी से हमने आगे जोड़ दिया कि जो अमीर लोग होंगे, जो रिच क्लास थी, अमीर वर्ग था, कुलीन वर्ग था, इन लोगों के पास जो आभूषण थे वो ज़्यादातर मिले हैं या तो सोने के या चांदी के। इसका मतलब इनको सोने चांदी की समझ थी, और सोना चांदी कहीं पेड़ पे तो लटकता नहीं है भाई, धरती के अंदर से ही सोना चांदी निकाला जाएगा। इसका मतलब इस टाइम के लोग इतने एडवांस थे कि धरती में से सोने को निकाल के कच्ची फॉर्म में और उसको पिघला विघला के अपने आभूषण बनाते थे। तो इसका मतलब इनका बुद्धि का लेवल आप सोच के देखो कि उस टाइम पे आभूषण बनाने का काम भी था, ठीक है। सोना चांदी, इसके अलावा मनके, कीमती पत्थर और माणिक्य, मणि, जो आपने देखा है आज भी ना बहुत लोग जो बहुत रिच कल्चर के लोग हैं वो देखो बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं पहनते हैं। अभी जैसे सबसे फेमस शादी बहुत न्यूज़ में रही, अंबानी परिवार की शादी, तो जितने लोग वहाँ आए थे अब देखना किसी ने गोल्ड नहीं पहना था, लेकिन सबने माणिक्य पहने हुए थे, तरह तरह के चमकते हुए पत्थर। तो उस जमाने में भी थे ये कीमती पत्थर, माणिक्य कह लो, मणि कह लो, मन के कह लो, और इसके अलावा हाथी दांत से बने हुए कुछ बहुत बढ़िया सुंदर डिजाइन के आभूषण मिले हैं। ये सब था जिनका कामकाज ठीक ठाक था, ठीक है। इसके बाद दूसरी तरह के आभूषण थे। जो लोग ठीक ठाक थे वो, जैसे मान लो एवरेज है तो हाथी दांत के या मणि, कोई हल्के, क्योंकि हर लेवल के आते हैं ना अलग अलग, वो बना लिए। जो रिच है वो सोना पहनेंगे, चांदी पहनेंगे, तब तक हीरे का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला। जो गरीब आदमी है शौक तो वो भी करेगा, तो आज भी तो ऐसा है, गरीब आदमी जो नहीं अफोर्ड कर सकता, आप देखो गोल्ड की नकली हर चीज़ मिलती है, वो देखने में प्योर गोल्ड से भी ज़्यादा चमकती है। ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो ऐसा आभास कराती हैं कि हीरा पहन रखा है, तो उस टाइम भी था। अब शौक तो इनका भी था, तो ये शौकिया क्या करते थे, ये मिट्टी जो होती थी ना, मिट्टी, और उस मिट्टी को शेप दे के, भाई गीली मिट्टी है, आटे की तरह गूंद के, और मान लो छोटे 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 गोलियां बना ली, फिर उनमें एक सींक डाल दी, छेद हो गया थोड़ी सी बड़ी, तो फिर उनको ईंट ये अपना भट्टी में पका लेते। मान लो चूल्हे पे रोटी बनाते होंगे, कुछ इस तरह के वो रहे होंगे, उसमें डाल दिया। उसके बाद जब वो निकालेंगे, आग ठंडी होगी तो वो टाइट टाइट से उनके बन गए, और फिर उनको एक धागे में डाल के अपनी माला पहन ली। तो देखो शौक बड़ी चीज़ है। अगर कोई साधन नहीं है तो कोई नहीं, मिट्टी पे किसी का हक थोड़ी ना, मिट्टी तो सबकी साझे की है। तो गरीब आदमी मिट्टी का इस्तेमाल कर लेता था। इसके अलावा मुफ्त में जो मिल सकती थी उसको वो सीप थी। आपने देखा होगा जो अपना कोस्टल एरिया है, यहाँ अगर कभी आप बीच के आसपास घूम के आए हैं तो बीच पे आप बिल्कुल पास पास चलेंगे, आपको ढेर शंख सीपियाँ मिलेंगे। इनकी कोई कीमत नहीं पे करनी होती, वैसे आज मार्केट में बिकती भी हैं, लेकिन उस जमाने में जो कोस्टल एरिया था 1300 किलोमीटर का था, तो वहाँ से सीप, शंख वगैरह उठा लाते और उनके आभूषण बना लेते। तो बेटा जहाँ चाह वहाँ रहा, जिसकी इच्छा थी उसने अपने हिसाब से, अगर भैया नहीं है सोना चांदी तो कोई बात नहीं, सीप और शंख के अपने आभूषण गले के, हाथों के बना लिए और उनसे काम चल गया। लेकिन आभूषण के साक्ष्य मिले हैं, हमें कैसे पता? क्योंकि घरों में चीज़ें मिली जहाँ जहाँ घर थे, और जो हमें कंकाल मिले ना, क्योंकि डेड बॉडीज को दफना दिया गया, तो जब वो निकाले
खोद के तो कंकाल थे। अब कंकाल में सोने का अगर कंगन है तो सोना थोड़ी ना मिट्टी में गल जाएगा, सोना तो एज इट इज मिला। तो उन कंकालों पे सोने के, चांदी के, कोई गले में मन के, माणिक्य और हाथी दांत की कोई चूड़ियां, इस तरह के साक्ष्य मिले। तो इससे हमें आइडिया हुआ कि लोग आभूषण पहनने के शौकीन थे। अब जो आदमी कोई गरीब रहे होंगे तो उनके में वो पकी हुई मिट्टी का भी कुछ नहीं बिगड़ता, तो वो पकी हुई मिट्टी और शंख और सीपी। तो आइडिया लगा कि इसका मतलब हर क्लास के लोग आभूषण पहनते थे। तो हमने औरतों की स्थिति देखी, हमने आभूषण देखे, हमने खान पान देखा। इसके साथ आता है कि समाज किस तरीके से बटा हुआ था। तो समाज जो था ना, इसमें मैंने पहले ही बता दिया 3 क्लास थी। पुरोहित वर्ग थे, एक थे जिसमें सैनिक आते थे, व्यापारी, जुलाहे, किसान, सब लोग। और तीसरे जो शायद बहुत नीचे के लेवल पे कम लोग रहे होंगे, तो उनमें हम मानते हैं कि शायद कोई बहुत ज़्यादा गरीब दास, या अब हमारे पास कोई साक्ष्य तो है नहीं, तो हम ये मानते हैं कि बहुत गरीब मजदूर टाइप के जो लोग, कुछ लोग रहे होंगे, सब लोग नहीं थे। मेजर हिस्सा 2 था, एक पुरोहित अमीर वाले और एक मध्यमा मतलब बीच के ग्रुप वाले। ठीक है। इसके अलावा समाज में जो प्रजाति मिली ना, जैसे प्रजाति क्या होती है, आज भी देखो पूरा इंडिया, हमारा पूरा इंडिया देखें तो चेहरे की बनावट सबकी एक जैसी नहीं है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के इंडियंस को देखें, हम उत्तर भारत के इंडियंस को देखें, साउथ इंडियंस को देखें, हम सब इंडियन हैं नो डाउट, लेकिन हम सबके चेहरे की बनावट में थोड़ा सा अंतर है, हाइट में, हेल्थ में, रंग में, रूप में। कारण क्योंकि हम अलग अलग प्रजातियों से संबंध है, और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं, ऐसा पूरे वर्ल्ड में है। अब जैसे उस टाइम पे जो हड़प्पा के सभ्यता के लोगों का जो कंकाल हमें मिले ना, उनसे हमने आइडिया लगाया, पूरा रिसर्च हुआ कि इंडिया की इस बेल्ट में 4 प्रजाति के लोग ज्यादा थे। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रजाति थी वो भूमध्य सागरीय थी। भूमध्य सागर आप सबको पता होना चाहिए, भूमध्य सागरीय ये प्रजाति मिली सबसे ज्यादा। प्रजाति कैसे पता चलती है? माथा, नाक और आंख की बनावट, जैसे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। आपने नोटिस किया ना, जैसे पहाड़ में जो लोग रहते हैं अमूमन उनकी हाइट ज्यादा नहीं जाती। और अगर हम बात करें अफ्रीका साइड की, जो जंगलों में रहते हैं, देखो उनकी हाइट कितनी ज़्यादा लंबी है, एवरेज हाइट भी ज़्यादा है। ऐसे सबकी ना हाइट वेट में अंतर होता है, क्योंकि आबो हवा का और एरिया का बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी छोटी छोटी चीज़ों पर। इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है, ये बात है कि यहाँ प्रजातियाँ अलग अलग थी। सबसे ज़्यादा जो पाई गई वो भूमध्य सागरीय प्रजाति। इसके अलावा यहाँ जो कंकाल मिले, जो माथे से, बनावट से, नाक की हड्डी से, और जैसे जो पूरा स्ट्रक्चर था ना भाई, हाथ पैर की बनावट, उनसे आइडिया लगाया। कुछ लोग मिले जो अल्पाइन प्रजाति के थे, अल्पाइन। कुछ लोग मिले जो ऑस्ट्रोलॉयड ये प्रजाति के थे, ऑस्ट्रोलॉयड। और चौथे मिले जो मंगोलॉयड, मंगोल से मंगोलॉयड ये प्रजाति के थे। यानी हड़प्पा के टाइम पर इंडिया में 4 प्रजाति के लोग थे। सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय थे, जो मेडिटेरियन सी के आसपास वाली प्रजाति जो वहां पाई गई थी। उसके बाद अल्पाइन भी थे, थोड़े से यहाँ पर मंगोलॉयड भी थे, और थोड़े से यहाँ ऑस्ट्रोलॉयड भी थे। मेन पूछेंगे तो ये, अब मान लीजिए वहां एक चौथी को बदल दें, इनमें से कहें किस प्रजाति के नहीं थे, तो आपको चारों याद हो, मंगोलॉयड और ऑस्ट्रोलॉयड, अल्पाइन और एक सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय, ये मैक्सिमम थे। ठीक है। समाज की संरचना की बात कर रही हूं मैं, एक तो अमीर, एवरेज और गरीब, और दूसरी संरचना प्रजातियों के प्रकार। औरतों की स्थिति पर हमने बात कर ली, खान पान पर हमने बात कर ली, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, और हमने इनके जो जितना ये आभूषण थे या जो इनकी सारी चीज़ें थी इस पे बात कर ली। अब इनका रहन सहन तुम आइडिया लगा सकते हो कि ये अच्छा खाते पीते थे। कपड़ों की बात और कर लेते हैं, कपड़ा कैसा पहनते थे। तो क्योंकि इंडिया के लोग हैं तो सोचो ऐसा सही तो माहौल रहा होगा। अब आप अपने आप को देखो, आप 2 तरह के कपड़े मेन पहनते हो, गर्मी आती है तो आप कॉटन पहनते हो, सर्दी आती है तो आप वूलन पहनते हो। तो उस टाइम पे भी तो ऐसा रहा होगा, यानी ये सूती और ऊनी यही कपड़े पहनते होंगे। ऊनी वाला टाइम कम था, सूती वाला कपड़ा टाइम ज़्यादा। अभी भी तो ऐसा है, आप मार्च से अपने गर्मियों वाले कपड़े पहनने स्टार्ट करते हैं और नवंबर तक तो आप गर्मियों के कपड़े में ही रहते हैं, तब भी ऐसा ही था। सूती कपड़े भी 2 प्रकार के थे, एक तो बिल्कुल सादे, सादे मतलब सिंपल कपड़ा, कोई इस पे काम नहीं, कुछ नहीं, सिंपल कपड़ा, कपास से बनाया उसको और हो गया। दूसरे थे जो कढ़ाईदार थे, कढ़ाईदार, इसमें एक्स्ट्रा वर्क किया जाता था। जैसे प्लेन कपड़ा है उस पर कढ़ाई की जाएगी। और आप 6th क्लास की NCERT की किताब अगर उठा के पढ़ेंगे तो वहाँ एक छोटी सी पिक्चर है पेज पर, जिसमें कि एक कपड़ा दिखाया गया है, और उस कपड़े पे आप देखेंगे 3-3 पत्तियां बनी हुई हैं। तो उसको हमने बाद में नाम दिया 3 पत्तियां, कि भाई 3 पत्तियों वाली शॉल,
3 पतिया शॉल बनी हुई है उस 6th क्लास की एनसीईआरटी में बच्चों को समझाने के लिए। तो इससे क्या पता चला कि प्लेन कपड़ा तो था ही, सादा कपड़ा, और एक कढ़ाईदार कपड़ा भी था। अब उम्मीद करते हैं कि जो अमीर रहे होंगे ना पुरोहित वर्ग के, वो शायद कढ़ाईदार टाइप के कपड़े पहनते होंगे, और जो साधारण आदमी रहा होगा, किसान रहा होगा, मजदूर रहा होगा, जुलाहा रहा होगा, वो सादे कपड़े पहनता होगा। तो 2 तरह के कपड़े मिले हैं, एक गर्मियों के कपड़े और एक सर्दियों के। गर्मियों में डिवीजन दिखा हमें, सादे और कढ़ाईदार। ठीक है, ये था इनका रहन सहन। अब जैसे किसी भी सोसाइटी की बात होती है ना, तो हमेशा वहाँ औरतों की बात होगी, समाज की बात होगी, खान पान की बात होगी, आभूषण की बात होगी, वेशभूषा की बात होगी। ये बेसिक सी बात है। एक बातचीत कर लेते हैं धर्म की, कि ये किस धर्म को मानते थे। अच्छी बात ये है कि इनका कोई ऐसा धर्म नहीं था। जैसे हम ये बट गए ना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज इतने ज्यादा धर्मों में, इस टाइम पर कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है कि ये फलां धर्म को मानते थे। ये बहुत ज्यादा पूजा पाठ तो करते ही नहीं थे। करते थे पूजा, ऐसा नहीं करते थे। ये नास्तिक नहीं थे, ये थे तो आस्तिक। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है जैसे जो साक्ष्य मिले हैं वो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा ये दिखावट पाखंड नहीं करते होंगे, क्योंकि कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ नहीं मिला, तो ये आइडिया नहीं लगा कि भैया ये किसी विशेष धर्म को, हाँ ये पूजा अर्चना करते थे। कैसे पता? क्योंकि इस टाइम पर जिस चीज की पूजा की जाती थी, तो एक तो मातृ देवी की पूजा करते थे। अभी मैंने आपको कहा था औरतों की इज्जत ज्यादा थी, समाज पितृसत्तात्मक नहीं था, मातृसत्तात्मक था, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा एक मोहर मिली है, मोहर समझते हैं? ऐसे पुराने टाइम में ना मोहरें चला करती थी। एक मोहर मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक मोहर मिली है, और ये मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान की बेल्ट में है आज, सब तो इंडिया ही था। और इसको खोजा था मैके नाम के आदमी ने, और इसको नाम दिया, इस मोहर को नाम दिया कि भैया जो इस पे बने हुए हैं ये पशुपति नाथ हैं। हम ये मानते हैं पशुपति नाथ हमारे शिव जी का ही रूप था, अब हम ये मानते हैं। तो ये मोहर मिली है मोहनजोदड़ो में, खोजी थी मैके ने, और जो इसको ये पशुपति नाथ नाम दिया ना, ये दिया था आपके जिन्होंने दुनिया को बताया था ना कि भाई इंडिया के आसपास बहुत एडवांस सिविलाइजेशन मिली है, जिसका नाम था जॉन मार्शल। तो मार्शल ने इसको नाम दिया, जॉन मार्शल ने, जो आपके भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के उस जमाने में अध्यक्ष थे। चेयरमैन कह लो, चेयरपर्सन कह लो, हेड कह लो, ठीक है। अब इसमें खास क्या है, आपको भूलना नहीं है। देखो, मोहर म से स्टार्ट होता है, मोहनजोदड़ो म से स्टार्ट होता है, मैके भी म से स्टार्ट होता है, और मार्शल भी म से। अगर कहें पशुपतिनाथ शिव की मोहर कहाँ मिली, तो हमारा आंसर है म से मोहर, म से मोहनजोदड़ो। किसने खोज निकाली? मैके नाम के आदमी ने। लेकिन नाम किसने दिया? बहुत फेमस आदमी ने, जिसका नाम था जॉन मार्शल, जिसने पूरी दुनिया को 1924 में बताया था कि भैया ऐसे ऐसे इंडिया के आसपास बहुत सारे एरिया निकल रहे हैं और ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करते हैं। ये हमारे लिए प्राउड की बात थी कि इंडिया कभी इतना एडवांस था। तो सोचो, उनको खुद भी लगा होगा कि यार हम किन पे राज कर रहे हैं, जो इतने सिस्टमैटिक तरीके से पहले बसे हुए थे और जिनके पास सब कुछ था। घर में ही किचन हुआ करता था। किचन आप सोचो, आज भी कितने इंडियन गाँव हैं पिछड़े हुए, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में आज भी बहुत ज़्यादा गांव हैं जहां किचन नहीं है, जहां लोग आज भी अपना गरीबी से ग्रस्त हैं, बाहर एक चूल्हा बना लेते हैं। तो उनकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी, गरीबी बहुत ज़्यादा है आज भी भारत में। और उस ज़माने में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में किचन थे, घर में किचन होना, उस ज़माने में बाथरूम्स होना, तो घर में कुएं होना या गली के लास्ट में कुआं होना, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना, इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार। पढ़े लिखे का मतलब वैसे पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे का मतलब है जिनमें समझ थी, जिनकी तर्क शक्ति विकसित थी और जो सोच समझ के प्लानिंग से काम करते थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे पशुपति नाथ बने हुए हैं, आप इसको गूगल पे पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत क्लियर नहीं है वो पिक्चर, लेकिन मैं बता देती हूँ कि उसमें है क्या। उस पिक्चर में यहाँ आपको एक ऐसे देख के आभास होगा, एग्जैक्टली नहीं कि शायद शिव जैसा है, त्रिशूल से आपको आइडिया लगेगा। यहाँ आपको ना इसे बड़ा मिक्सअप बनाया हुआ है, ऐसे त्रिशूल टाइप दिखेगा, और इनके आसपास बिल्कुल सटे हुए आपको 6 जानवर दिखेंगे। यहाँ 6 जानवर बने हुए हैं, 2 जानवर इस तरफ हैं, 2 जानवर इस तरफ हैं, और 2 जानवर सामने हैं। टोटल जानवर पूछे तो यहाँ है 6, लेकिन प्रजाति कहें तो यहाँ पर हैं 5 प्रजाति के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है और ये लोगों को समझ में ही नहीं आता, याद ही नहीं होता, कुछ भी नहीं है इसमें। म कोड कर लो। मोहनजोदड़ो से मोहर मिली, मैके ने खोजी, मार्शल ने नाम दिया पशुपतिनाथ। ठीक है, अब ये पशुपतिनाथ हमारे लिए कौन है? शिव जी। कैसे आइडिया लगाया? त्रिशूल से, क्योंकि त्रिशूल तो बहुत इंडिकेशन है एक बड़ी। अब ये जो जानवर है ना, इनके नाम एग्जाम में बहुत बार आते हैं। जो ये 2 सामने देख रहे हो ना, ये हिरण है। प्रजाति तो एक ही है, जानवर 2 बना रखे हैं, प्रजाति 1 गिनना। जो इस तरफ देख रहे हो ना, ये है एक तो है हाथी
और एक है बाघ। बाघ, शेर नहीं बोला मैंने, बाघ बोला। तो हाथी और बाघ यानी एलिफेंट और टाइगर। शेर कहीं नहीं मिला, शेर का अंकन नहीं मिला हमें, जबकि इन्हीं के साथ के मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, सुमेरियन सभ्यता वाले, उनकी मोहर में शेर बना हुआ था। तो शायद इस टाइम पर हमारे इंडिया के लोगों को शेर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन बाघ की नॉलेज थी, हाथी की नॉलेज थी। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ एक गैंडा बना हुआ है और यहीं पर एक भैंसा बना हुआ है। तो इसमें 5 प्रजाति के 6 जानवर बने हुए हैं। इस तरफ ना, इस मोहर को इस तरफ देखना, जैसे तुम अब अपना देखना राइट हैंड साइड में, तो वहां हाथी और बाघ है, और लेफ्ट हैंड साइड में एक गैंडा है और एक भैंसा है। 4 प्रजाति हो गई। सामने 2 हिरण हैं नीचे की तरफ। हिरण की प्रजाति 1 गिनना। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगर आपसे पूछे प्रजाति कितनी है तो आप 5 टिक करके आएंगे, लेकिन अगर कहें पशुपतिनाथ शिव की मोहर पर कुल कितने जानवर मिले तो आपको 6 टिक करना है। जैसा क्वेश्चन होता है ना, उसको पढ़ के अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर ठीक टिक करेंगे, वरना बहुत लोग तो रट्टा मारते हैं, आगे निकल जाते हैं। ये बेटा ऐसे रट्टा मार के आगे निकलने से समझ नहीं आती। अगर आपने समझ लिया मोहर के किस तरीके की है तो फिर बहुत आसान है। इसकी भी पूजा की जाती थी, पशुपतिनाथ शिव की। तो देखो यहाँ शिव जी को हम याद कर लेंगे, ये मातृ देवी। इसके अलावा इनके टाइम पर फेमस था एक श्रृंगी पशु। कोई जानवर था जिसका नाम हमने एग्जैक्टली नहीं दिया, हमने एक श्रृंगी, क्योंकि उसके माथे पे ना एक सींग था। अमूमन किसी भी जानवर के 2 सींग होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि वो एक सींग वाला गैंडा भी तो है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वो गैंडा जो असम में मिलता है ना, एक सींग वाला, एक्चुअल में वो सींग नहीं है, वो उसके बाल हैं। वो इतने टाइट हो गए हैं कि वो उसको सींग समझता है आदमी, इतने टाइट हैं वो बाल। वो बालों का ही रूप बदला हुआ है, पर फेमस है एक सींग वाला गैंडा। तो इसलिए यहाँ वापस आते हैं, एक श्रृंगी पशु यानी जिसके सिर पर एक सींग था। ये मेजर पूजा पाठ थी इनकी, एक श्रृंगी पशु की, एक सींग वाले जानवर की, मातृ देवी की और पशुपतिनाथ शिव की। इसके अलावा ये जल की पूजा करते थे, आज भी करते हैं लोग। गंगा मैया को देखो पूजते हैं, गंगा जल हमारे लिए पूजनीय है। इसके अलावा ये पेड़ों की पूजा करते थे, ये अग्नि की भी पूजा करते थे। हमें कैसे पता? क्योंकि कई जगहों पर अग्नि वेदिका मिली, अग्नि कुंड मिले, जिससे हमें आइडिया हो कि शायद आग भी बड़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। आज भी आप देखो, जब हवन होगा किसी बच्चे के जन्म का, किसी आदमी की मृत्यु का, कुछ भी शुभ काम, गृह प्रवेश होगा, कुछ भी अच्छा काम, शादी ब्याह होगा, तो आप देखो अग्नि कुंड का आज भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब बहुत सारी चीजें एंशिएंट टाइम से ही हमारे कल्चर का हिस्सा रही हैं। तो आज हमने जाना कि हड़प्पा वाले किस तरीके से रहा करते थे। कल मैंने आपको इनकी बेसिक बातें बताई थी, आज उनके लाइफस्टाइल के बारे में हमने जान लिया। हमारे जैसे ही लोग थे, बस थोड़े से बेहतर थे हमसे कुछ कामों में। जैसे इनका ड्रेनेज सिस्टम हमसे बढ़िया था। आज अच्छी बारिश हो गई है, हो सकता है पूरा शहर पानी से जो है भर गया हो। इनके टाइम में ऐसा नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। ये सरप्लस चीजें पैदा करते थे, इसका मतलब भूखे नहीं मरते होंगे, क्योंकि अन्नागार का मतलब है भाई अन्न आदमी के घर में एक्स्ट्रा होगा तभी अन्नागार बनाएगा। अगर सिर्फ उतना ही उगाएगा जितने से पेट भरे तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों खड़ा करेगा? सबसे बड़ी इमारत में अन्नागार। कल मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था, श्रमिकों के आवास थे वहां, फिर वो 15 आवास थे जहां वो केयर टेकर थे कि भैया गेहूं खराब ना हो, जौ खराब ना हो। फिर वो वृत्ताकार याद करो, वहां 18 थे जिनमें शायद उसको कूटते होंगे या पीसते होंगे, और वहीं पे बड़ा सा अन्नागार। अजूबा क्या था इनका? स्नानागार। आज मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, महीन चीजें, उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होंगी। तो बेटा एंशिएंट हिस्ट्री समझने का टॉपिक है। और अब एग्जाम्स जो है ना, इस साल पूरे साल एग्जाम हो ही रहे हैं। अब देखो सीजीएल के भी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, और इस बार सीएचएसएल का पेपर था अभी, रेलवेज का, एमटीएस का, कितने सारे एग्जाम्स। अब एसएससी जीडी बड़ी भर्ती लेकर आ रहा है 5 सितंबर को, यानी आज 3 तारीख हो गई, परसों बड़ी भर्ती की घोषणा की जाएगी और 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये ना बेटा वैकेंसी साल भर आती हैं। प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते, उम्र भाग जाती है, तब उनको फील होता है कि यार पढ़ लेना चाहिए था। एक बार में पेपर देने से भी बहुत कम लोग पास होते हैं। पेपर देते बार बार रहना पड़ता है ताकि अपनी गलतियों से हम ओवरकम कर सकें। कई बार कुछ लोग लकी होते हैं, 1-2 पेपर देते हैं और पास हो जाते हैं। उनकी मेहनत भी काम आती है, प्लस उनका कुछ लक भी चल जाता है। जैसे कल मेरे पास एक लड़की आई हुई थी, परसों, उसकी एज लड़की की अब 19 साल हुई है। पिछले साल उसने 12th की थी, और 12th करती वो हमारे पास पढ़ने आई। उसके फादर मजदूरी करते हैं, 8वीं पास बता रही थी। अपने नाना जी के साथ आई थी, मैंने उसको फेसबुक पे भी डाला था उससे बातचीत करने के उस पार्ट को। तो उस लड़की की एज अभी 19 साल है और उसकी जॉब हो गई पक्की। वो जॉब अपनी ज्वाइन कर ली उसने, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्लरिकल में उसका सिलेक्शन हो गया। तो कुछ लोग लकी होते हैं, लेकिन बेटा अमूमन हर बच्चे को ना तैयारी 1-1.5-2 साल अपने ऊपर लगाना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बैच लेकर आ रही हूँ ICS कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन पर।
ICS कोचिंग सेंटर, एप्लीकेशन का यही नाम है जो हमारे सेंटर का भी नाम है। आप प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ जब आप जाएंगे, आप इस पे पहुँचेंगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग कोर्सेज। अभी ये शायद ऑनलाइन अभी हुई नहीं है इसकी सुविधा, ये सिर्फ आपको बता रही हूँ। 6 तारीख को इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो ICS कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन पे प्राचीन भारत, ये इतिहास का पहला पार्ट, ये मैं कंप्लीट कराऊंगी। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ये वाला पोर्शन, इसमें सारी चीज़ें कोशिश करूंगी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊं ताकि कहानियों के माध्यम से आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। और बहुत लोगों को एंशियंट इंडियन हिस्ट्री टफ लगती है क्योंकि ऐसा लगता है कि यार उस टाइम पे क्या हुआ, हम आज क्यों पढ़ रहे हैं। पर बेटा ये कहीं भी क्वेश्चन आते हैं इसलिए पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसका बैच स्टार्ट होने जा रहा है 6 सितंबर यानी टीचर्स डे से अगले दिन फ्राइडे को 2024 में। और इस बैच की फ़ी रखी गई है महज 250 रुपये। जिसका इंटरेस्ट हो वो पढ़ सकता है। लाइव क्लासेस डेली चलेंगी और लाइव क्लासेस आपकी मैं शाम को 8 बजे लूंगी। ये डेली आपकी क्लासेस होंगी और 3 महीने का इसका ड्यूरेशन रहेगा। 3 महीने में हम बहुत डिटेल से सारी कहानियों को, हर कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से कहानियों के माध्यम से और आपको कंप्लीट करा दूंगी। 3 महीने इसलिए क्योंकि इतना टाइम देना पड़ेगा। अगर ढंग से तैयारी करनी है, फॉर्मेलिटी करनी है तो 15 दिन में भी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन अगर डिटेल ऐसा पढ़ना है कि भैया एक बार तैयार करके मुझे साल 1.5 साल सोचना ना पड़े दोबारा, तो फिर उसमें समय देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। आप साथ साथ, मेरा ये कहना है, देखो मैं थोड़ी सी यहाँ अपने आप को मानती हूँ कि मैं ओल्ड फैशन टीचर हूँ, मुझे प्राउड है इस बात पे। मेरा ये मानना है कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट PDF से या किसी भी किताब से जब पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, पढ़े जैसा उसको कन्वीनियंट लगे। लेकिन अगर सच में लंबे टाइम तक चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है ना, तो जब पढ़ो तो उन चीज़ों को अंडरलाइन करके अपने हाथ से एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, जिसमें आपको जो चीज़ें टफ लगी ना और आपको समझने में समय लगा, उनको अपने नोट्स अपनी भाषा में बना लेने चाहिए। ये नोट्स बेटा दूसरे के पढ़ने से कभी फ़ायदा नहीं होता। जो मेहनत आप अपने लिए करेंगे ना, हर बच्चे का नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है, तो अपने नोट्स ज़रूर बनाना। मैं ये तुम्हें वैसे ही नहीं कह रही, मैं खुद भी नोट्स पे ही काम करती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैंने अपने भी, अभी मैं आई ना क्लास देने से पहले, तो मैंने अपने पुराने नोट्स कल ही निकाल लिए थे दिन में, वो सारे पढ़े थॉरोली। तो मुझे फील हुआ कि देखो ये फैक्ट अब मैं दिमाग में तो था लेकिन कहीं बंद कोने में पीछे पड़ा हुआ था, अब वो निकल के फिर से सामने आ गया। तो जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, ये आपकी बहुत मदद करते हैं एग्जाम टाइम पर, क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट्स आपको लगता है कि यार याद हो गए, हो जाते हैं याद, लेकिन 1 साल में चीज़ें फिर हमारे दिमाग से, 1 साल तो बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, 3 महीने 2 महीने बाद ही बहुत सारी छोटी छोटी महीन बातें आप भूल जाते हैं। अगर वो अपने अपने नोट्स में लिखी हुई हैं तो आप पाएंगे कि 4 महीने बाद भी आप पढ़ेंगे, अरे यार सब चीज़ें दोबारा से दिमाग में होता है ना, रिफ्रेश हो गई, दोबारा से चीज़ें रिकॉल हो गई। ये चीज़ आपकी हेल्प करती है। तो इसलिए हमेशा ना किताब PDF के बाद अपने हैंड रिटन, एक बार मेहनत लगेगी बेटा, लेकिन मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। और मेरा जिंदगी का जो अनुभव है, मैंने 41 साल में जीवन में जो देखा, जो सीखा, जो समझा, वो ये है कि प्रकृति आपको लौटाती है। जैसा आप करेंगे ना वो लौट के आपके पास आएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% आपको वो मेहनत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लौट के वापस मिलेगी। वो नौकरी की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक चीज़ पे बहुत मेहनत करें और आपकी बर्बाद जाए। बर्बाद वो चीज़ें जाती हैं जिन पे आप कभी काम ही नहीं करते हैं और आपको लगता है कि मैंने काम किया। तो हैंड रिटन नोट्स एक बार बनाने में मेहनत लगेगी, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन एक बार की मेहनत फिर जिंदगी भर आपके काम आएगी, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बता दी सारी बातें। अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। 90 53 100 6800 ये हमारा नंबर है। एप्लीकेशन की कोई भी जानकारी आप इस पर ले सकते हैं। एक नंबर है हमारा 98 1200 96 96। एक नंबर है हमारा 90 53 100 20 40। इस पे आप हमारे ICS कोचिंग सेंटर सोनीपत पे कॉल कर सकते हैं और इस पे हेडक्वार्टर का नंबर है ये। इस पे एडमिशन के रिगार्ड में आप बात कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट सिर्फ एप्लीकेशन की जानकारी लेना है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बैच मैंने आपको पहले ही बता दिया, ड्यूरेशन रहेगा 3 महीने का। इसकी फ़ी रखी गई है 250 रुपये और ये स्टार्ट होने जा रहा है 6 सितंबर को। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पिक्चर्स के थ्रू या कहानियों के थ्रू वो समझाने की जिम्मेदारी मेरी। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, हैंड रिटन नोट्स भी आप ही को बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए बेटा UPSC जो लोग लिख रहे हैं, मैंने कल भी ये बात की थी। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम UPSC के लिए पढ़ाते हैं, चाहे वो पढ़ाते ना हो। मेरा ये कहना है कि UPSC को हम टारगेट करके नहीं पढ़ाते, उस लेवल का मटीरियल मैंने नहीं तैयार किया। लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि जो उसके नीचे के एग्जाम्स हैं ना, आप जितने एग्जाम्स देंगे उन सब में जहाँ हिस्ट्री आती होगी वो आपकी आसानी से
पेपर में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जो साइंस स्टूडेंट है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आता, वो अगर हिस्ट्री को ढंग से पढ़ लेगा ना कहानियों से, तो फिर उसको हिस्ट्री भी अच्छा सब्जेक्ट लगने लगेगी। अदरवाइज साइंस वाले ज़्यादातर कहते हैं ये क्या फालतू के मरे हुए लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं, ये काम आती हैं बेटा। और जिस भी स्टूडेंट को अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो एक बार अगर जुड़ेगा तो वो देखेगा कि हाँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज की क्लास देख लें, कल की देख लें। बैच एकदम से परचेज नहीं करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि मेरी समझ में कितना आया। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो फिर अगले स्टेप पे आपको चीज़ें और आसान दिखेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट। चलिए पढ़ते रहिए, हर इंसान को अपना अपना कर्म करते रहना चाहिए। और जितने लोग स्टूडेंट एज में हैं, आपका सिर्फ एक ही कर्म है, पढ़ना। उस पढ़ाई को पूरे जी जान से कीजिए, मेहनत से कीजिए, लगन से कीजिए। ईश्वर एक दिन जरूर लौटाएगा ये सब चीज़ें। थैंक यू। SST 6 to 9 तक की कंप्लीट कराओगे क्या बेटा? मैं ना अब जो है पढ़ाई को इस तरह से सिस्टमैटिक, कुछ दिनों में मुझे लग जाएगा इस काम में 1 साल, लेकिन 1 साल में मेहनत करके, अब जैसे मैंने हिस्ट्री का एक पार्ट बहुत अच्छे तरीके से बना दिया, मॉडर्न हिस्ट्री। जो उस क्लास को समझ लेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी, जो उसके नोट्स बना लेगा। अब ऐसे ही मैं एंशियंट हिस्ट्री पे काम करूंगी 3 महीने, इसके बाद मिडीवल हिस्ट्री पर काम करूंगी 3 महीने, उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पर काम करूंगी 3-4 महीने। तो ऐसे करते करते ना बहुत बढ़िया एक ऐसा पूरा बैच जिसमें कि सारी हिस्ट्री पर डिटेल्ड तरीके से काम किया गया हो, वो तैयार हो जाएगा। ये आनंद फानंद में करने की चीज़ें नहीं होती, और टीचर को भी थोड़ा, क्योंकि इंसान है, थोड़ा समय चाहिए। तो मैं ऐसे करके एक एक करके सारे बैचेस को ना 1-1.5 साल बाद सारा सिस्टमैटिक मटेरियल तैयार होगा, और इसके बाद फिर मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा दूंगी। जितनी आपकी 6 से 10 तक की हिस्ट्री है NCERT की, वो सब मैं कवर करा दूंगी इसमें। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, CGL के लिए, CGL में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बेसिकली टफ आते हैं, मैथ्स और इंग्लिश के। उसमें करंट अफेयर्स आया तो भी, अब वो इतने पेपर सेट होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सारा पेपर एक ही के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए तो आपके कवर हो जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश में भी क्लास नहीं होगी, जैसा मैं बोल रही हूँ ना बेटा, मेरी यही लैंग्वेज है, जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ ये बाइलिंगुअल है। मैं टिपिकल हिंदी नहीं बोल रही, मैं बहुत अंग्रेजी भी नहीं यहाँ पे बोल रही। जो मेरी भाषा है, कम्युनिकेशन में जो आपको समझ में आ जाए वो भाषा मैं इस्तेमाल करूँगी। सेम यही तरीका है मेरा पढ़ाने का। तो इसको मैं बाइलिंगुअल, कि हिंदी बोलने वाले भी समझ लें और इंग्लिश वालों की भी समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, चलो वैलिडिटी बढ़ा दीजिए बेटा। वैलिडिटी पे सर ने 50% ऑफ कर दिया। जिन लोगों ने बैच लिया था जितने का, उन लोगों का बैच अगर अभी चल रहा है और वैलिडिटी बढ़वानी है तो उनको सर ने बहुत कम प्राइस में कर दिया। अगर आपने 250 पहले दिए थे तो उसका हाफ प्राइस ही आपको देना पड़ेगा, और 3 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड हो जाएगी। हरियाणा जी के बेटा भी क्रैश कोर्स में करवाई थी मैंने, हरियाणा जी के मैंने क्रैश कोर्स में कराई, अभी क्लासेस में भी चल रही थी, पर क्लास में बीच में रोक दी, आधी करा दी, आधी रोक दी। जब एग्जाम आएगा हरियाणा का तब करा दूंगी। चलिए, थैंक यू बेटा, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो कर्म मिला है उसको करते चलिए। बहुत लकी हैं आप अगर आपको ईश्वर ने किसी कर्म के लिए चुना। कितने अनलकी हैं, कितने बदनसीब हैं वो लोग जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। तो बहुत लकी होते हैं। काम ज्यादा मिले तो भी शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर काम के लिए कुछ खास लोगों को ही चुनता है। नहीं तो बेरोजगारों की तो एक लंबी लाइन है जिनको कोई काम ही नहीं है। सुबह उठ के कितने ही लोग तो ताश खेलने लग जाते हैं, कितने ही लोग हैं जिनको घर से निकलने का कोई साधन ही नहीं मिलता कि घर से बाहर क्या करने जाएं। तो बहुत ब्लेस्ड हैं अगर आपको पढ़ने जाना है, अगर आपको नौकरी पे जाना है, अगर आपको कहीं बिजनेस में जाना है, तो अपने आप को लकी मानिए, क्योंकि जिन लोगों को ईश्वर ने काम दिया है ना, उनको बहुत 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 ज्यादा अपने ऊपर ये सोचना चाहिए, ग्रैटिट्यूड, कि भगवान का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया कि हमें काम के लिए चुना। नहीं तो कितनी लंबी लाइन है जो खाली पड़े हैं, कोई काम ही नहीं है, उनकी जिंदगी का एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू।